आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बाईस जून मंगलवार का दिन है आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। 91 दिन में सबसे कम कोरोना केसेस पिछले 24 घंटों में आए हैं। इजाफा भी तेज हुआ था, गिरावट भी तेज है। लेकिन देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील से बात करेंगे, जिन्होंने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है कि वैक्सीन की इम्यूनिटी को भी चकमा दे दे। क्या ये बहुत जल्दबाजी है कहना अभी, या उन्होंने कोई ठोस साइंटिफिक पैटर्न ऑब्जर्व किया है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं? सुनेंगे उन्हीं से। कश्मीरी नेताओं ने ये तय किया है कि वो 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल होंगे, लेकिन कहीं इस बैठक में एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच तो नहीं होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि सबके मन में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है। इस पर बात करेंगे। और ईरान में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट इब्राहिम रईसी के आने से क्या बदलने वाला है? क्यों वेस्ट और अमेरिका का मीडिया उन्हें हार्ड लाइनर कहता है? क्यों इसराइल ने कहा कि वो ईरान के अब तक के सबसे कट्टर राष्ट्रपति होंगे? इस पर बात होगी। और आखिर में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खबर की फ्लैश सेल्स में आपको ठगने वालों पर कैसे लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। इन सारे विषयों पर एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस खुशबू कुमार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी है। गामालेया इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार की गई वैक्सीन स्पुतनिक वी कोविड के हर वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करने में सक्षम है। यूके वेरिएंट से लेकर भारत के तथाकथित डेल्टा वेरिएंट तक कोरोना के हर म्यूटेशन पर रूसी वैक्सीन असरदार होगी। ये दावा गामालेया इंस्टीट्यूट के हेड एलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने किया है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% असरदार साबित हुई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही ट्रायल का डेटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था, जिस पर आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग हुई। इसमें वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच करने के लिए एक कमीशन गठित की जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर थे। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयते ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के तहत सबसे अधिक बच्चे वाले परिवार के लिए 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। उन्होंने ऐसे समय में घोषणा की है जब असम और देश के कई राज्य 2 बच्चों की जनसंख्या नीति पर विचार कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज विपक्षी नेताओं की एक अहम मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग उनके दिल्ली स्थित आवास 6 जनपथ पर हो रही है। ये बैठक मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। ऐसे में इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली में लगभग 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना सर मुंडाकर टीएमसी में वापसी की है। इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से जुड़ना अपनी गलती बताया और प्रायश्चित के तौर पर सिर मुंडवाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध होकर टीएमसी में वापसी की। और भारत न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। 5वें दिन न्यूजीलैंड टीम ने लंच तक 5 विकेट गंवाकर 135 रन बना लिए हैं। अंपायर के मुताबिक अगर आज मौसम साफ रहा तो 91 ओवर का खेल कराया जाएगा। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार के मुकाबले आज बारिश की संभावना कम है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब ऐसा लगता है कि मंद पड़ रही है। सोमवार को 42,640 नए केसेस दर्ज किए गए, जो 91 दिनों में सबसे कम है। आज के पूरे आंकड़े अभी आए नहीं हैं। मौत के मामले में भी फर्क अब दिख रहा है। कल 1167 मौतें देश में हुई, जो 14 अप्रैल के बाद से मौत का सबसे कम आंकड़ा है। देश में एक्टिव केसेस 6.5 लाख से कुछ अधिक रह गए हैं। लेकिन जैसी राहत देश के बाकी हिस्सों को मिली है, वैसी केरल और महाराष्ट्र को नहीं मिली है। वहाँ अब भी 6 से 7 हज़ार केसेस हर रोज़ आ रहे हैं। तो एक तो वो चिंता है, और एक दूसरी चिंता है और अनसर्टेनिटी भी है तीसरी लहर को लेकर के। आज चर्चा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस वाइट पेपर की भी रही, जिसके तहत उन्होंने
तीसरी लहर की तैयारी के लिए कुछ सलाह, कुछ मशवरे केंद्र सरकार को दिए। पर डेल्टा प्लस वेरिएंट पर पहले WHO और फिर देश के एक बड़े वायरोलॉजिस्ट के बयान से कुछ शंकाएं बढ़ गई हैं। वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है कि वैक्सीन की दी हुई इम्यूनिटी और कोविड इन्फेक्शन के बाद आने वाली इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे दे। डेल्टा वेरिएंट वो है जिसकी वजह से भारत में दूसरी लहर इतनी भयावह रही, और डेल्टा प्लस उसी का एक और म्यूटेटेड रूप है जिसके केसेस अब आने लगे हैं। तो हमने बात की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील से ही और उनसे पूछा कि क्या कारण है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में उन्हें ये चिंता है कि वैक्सीन का उस पर कोई असर नहीं होगा। देखिए, जो डेल्टा वेरिएंट है उससे जो डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है वो इसलिए बना है कि डेल्टा में एक और म्यूटेशन आ गया है जिसको हम कहते हैं K417N म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन इससे पहले बीटा वेरिएंट में भी देखा गया है जो पहले साउथ अफ्रीका में आया था, और बहुत सी कई वैक्सीन का जो ट्रायल साउथ अफ्रीका में हुआ था उससे वैक्सीन की एफिकेसी कम आई थी, और उसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि उस वक्त बीटा वेरिएंट वहाँ सर्कुलेट कर रहा था। तो अब चूंकि बीटा वेरिएंट का एक म्यूटेशन डेल्टा प्लस में आ गया है, इसलिए इस बात की आशंका लगी हुई है कि हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो एंटीबॉडीज को ज़रा बेहतर तरीके से चकमा दे सके। तो हम लोगों का ख्याल यही है अभी जाहिर है इस पे कोई टेस्ट नहीं हुए हैं ये देखने के लिए कि ये वाकई सही है कि नहीं, लेकिन इसके पीछे वजह यही है कि ये जो म्यूटेशन है ये पहले भी देखा गया है और उसकी वजह से एंटीबॉडीज के साथ जरा प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर जमील, तीसरी लहर के आने को लेकर के आशंकाएं हैं और इधर अब डेल्टा प्लस को लेकर के चिंताएं बढ़ गई। आपको लगता है कि भविष्य में इन दोनों बातों के बीच कोई लिंक हो सकता है? क्या डेल्टा प्लस ही तो वो वेरिएंट नहीं है जिसकी वजह से तीसरी लहर भारत में आ सकती है? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग का तो यह है कि आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितने वायरसेस आ रहे हैं सबको ही सीक्वेंस करें। एक स्मार्ट सीक्वेंसिंग की हमको ज़रूरत है। अभी इंडिया में करीब 0.1% के लेवल पे सीक्वेंसिंग हो रही है, लेकिन इस सीक्वेंसिंग में भी हमारे यहाँ कई डेल्टा प्लस वेरिएंट पकड़ लिए हैं ऑलरेडी। 7 तो वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि 7 सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो कि पब्लिक डेटाबेसेस में रिपोर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर अखबार की खबरें माने तो 20 या कुछ और सीक्वेंसेस शायद महाराष्ट्र के 4-5 डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं, और कुछ ये खबर भी है कि पंजाब में भी कुछ सीक्वेंसेस मिले हैं। तो जिस लेवल की सीक्वेंसिंग हो रही है वो इनको पकड़ रही है, और ज़रूरत अभी तो ये है कि एक तरह से स्मार्ट सीक्वेंसिंग की जाए, ज़्यादा उन एरियाज में सीक्वेंसिंग की जाए जहाँ पर ये वेरिएंट्स ज़्यादा देखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि उससे हम आगे इसको ठीक से देख पाएंगे। जी, और क्या अभी इन दोनों वेरिएंट्स की, डेल्टा और डेल्टा प्लस की, भारत में जो जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है वो किस स्तर पे चल रही है? अगर आप उस बारे में कुछ एक जानकारी दे पाएँ, और तीसरी लहर का असर कम करने के लिए हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, ये प्लीज़ बताएं। कहना मुश्किल है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो क्या थर्ड वेव को लाएगा। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था, जो कि अक्टूबर में नहीं बल्कि दिसंबर में देखा गया था उससे पहले, और वो एक बहुत बड़ी वजह बना था सेकेंड वेव का, लेकिन उसमें जो सिग्नेचर्स थी वायरस को ज़्यादा इन्फेक्शियस बनाने की, वही सिग्नेचर्स डेल्टा प्लस में भी हैं। डेल्टा प्लस में कोई एक्स्ट्रा सिग्नेचर्स नहीं हैं जिनसे कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक नया वेरिएंट आया है, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि डेल्टा को दिसंबर में देखने के बाद सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर वो सारे वेरिएंट्स पे हावी हो गया था। तो ये जो हमारा
पहले का एक लेसन रहा है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, और उसी तरह से डेल्टा प्लस को भी एक खतरे की घंटी तो मानना चाहिए, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और इसको ट्रैक करना चाहिए कि क्या ये भी वाकई उतनी ही तेजी से फैल रहा है या फैलेगा जैसे डेल्टा फैला था। तो अभी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ इस पे स्टडीज की जरूरत है और इसके लिए सतर्क रहने की भी जरूरत है। ये थे मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील। जब सरकार अनप्रिडिक्टेबल फैसले लेने के लिए ख्यात हो तब प्रधानमंत्री की बैठकें और भी महत्वपूर्ण मालूम होती हैं। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज के नेताओं से मिलने वाले हैं और बहुत लोगों को ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा हो सकता है। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों को नए सिरे से तय किए जाने की चर्चाएं हैं, पर कश्मीरी नेताओं के अरमान इससे आगे के भी लगते हैं। आज इसी बारे में कश्मीर में गुपकार अलायंस की मीटिंग हुई जिसमें कश्मीर के कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं और इस बैठक के बाद ये फैसला किया गया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाएगी, बहिष्कार नहीं किया जाएगा। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को। जैसे आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जब बना था तो इसकी प्रमुख मांग ये थी कि 370 को जम्मू कश्मीर में वापस लाया जाए और विशेष राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाए। इसके प्रवक्ता यूसुफ तारिगामी ने आज बैठक के बाद जो कहा वो भी सुनिए। पूरी बात उन्होंने नहीं कही लेकिन कुछ इशारा किया कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। आसमान के तारे नहीं मांगेंगे पर वही मांगेंगे जो हमारा है। क्या यूसुफ तारिगामी का इशारा फुल स्टेटहुड को लेकर था, पूर्ण राज्य का दर्जा? पता नहीं, पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री से होने वाली बैठक में पूर्ण राज्य का दर्जा एक अहम मुद्दा होगा उनके लिए। क्या आज की गुपकार अलायंस की मीटिंग के बाद 24 जून की मीटिंग का एजेंडा क्या कुछ पहले से क्लियर हुआ है? मैंने पूछा श्रीनगर में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी से। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो ही प्रधानमंत्री की आज कार्यालय की तरफ से ये बात साफ हो गई कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बैठक करने जा रहे हैं, तभी से जो पूरी राजनीति जम्मू कश्मीर में एक बार फिर गर्मा गई थी। और पहली बार हमने अनुच्छेद 370 हटने के बाद देखा कि कई राजनीतिक दलों ने मीटिंगें शुरू की और अब कई सारी राजनीतिक तौर पर जो गहमा गहमी है वो साफ दिखने मिली। लेकिन अब सभी की नजरें टिकी हुई थी गुपकार अलायंस की आज की महत्वपूर्ण बैठक पर, क्योंकि पीडीपी ने 2 दिन पहले जो पार्टी की बैठक की थी उन्होंने ये साफ किया था कि वो जो मीटिंग में भाग लेने को लेकर जो फैसला बताएंगे वो गुपकार अलायंस की बैठक के बाद होगी। तो जब अनुच्छेद 370 हटा था तभी गुपकार अलायंस बना था जिसमें 6 क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो हैं जम्मू कश्मीर के वो शामिल हैं। आज की बैठक के बाद सभी नेताओं ने बोला, जो अध्यक्ष है इस गुपकार गठबंधन के फारूक अब्दुल्ला भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कहा कि वो मीटिंग में जाएंगे। न सिर्फ वो जाएंगे बल्कि जितने भी राजनीतिक दल है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को इस प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया गया है। अब अगर हम जाने वालों की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला भी इस बैठक में जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा वो भी जा रही है इस बैठक में, यूसुफ तारिगामी जो है वो भी जा रहे हैं और बाकी नेता भी जा रहे हैं, जिनमें से कुछ को अभी तक न्योता तो नहीं मिला है लेकिन उनको उम्मीद है कि आज रात तक उनको भी बुलावा आएगा। और जाहिर है कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि गुपकार गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला ने ये साफ किया और जो हमारी बात हुई इनके स्पोक्समैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से, उन्होंने कहा कि इस बैठक के लिए कोई एजेंडा जो है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तय नहीं किया गया है, वो अपनी बात रहेंगे और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से बात सामने रखेगी उसको भी सुनेंगे। लेकिन एक बात जिस पर ये सभी दल एक साथ नजर आए वो था कि अनुच्छेद 370 के लिए गुपकार गठबंधन बना है उसकी बहाली के लिए, और उसकी बहाली के लिए ये 6 पार्टियां जो क्षेत्रीय दल है जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी शामिल है उसके लिए लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात जो अलग से महबूबा मुफ्ती ने कही कि उन्होंने एक बात साफ दोहराई कि कहा कि अगर तालिबान के साथ हमारी सरकार
दोहा जाकर बात करती है तो पाकिस्तान के साथ बात करने में क्या हिचकिचाहट। ये महबूबा मुफ्ती का शुरू से स्टैंड रहा था, जब वो सरकार में थी तब भी वो लगातार इस बात की वकालत करती थी कि पाकिस्तान के साथ संपर्क साधना चाहिए और अगर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो सकते हैं। अशरफ, एजेंडा तय नहीं है, हर विषय पे बात हो सकती है आप कह रहे हैं, पर क्या ऐसा तो नहीं है कि कश्मीरी नेताओं के मन में कोई और ही एजेंडा है और प्रधानमंत्री का प्रस्ताव कुछ और ही है? कोई एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच होता हुआ तो नहीं दिख रहा है? दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये साफ नहीं कहा गया है कि किस विषय पर बात होगी, क्योंकि कोई एजेंडा सेट नहीं है। ओपन फोरम होगा और जाहिर है कि जिस अंदाज से पहले कुछ सूत्रों से अटकलें लग रही थी कि जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रही है उस पर बात होगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर बात होगी, और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर ज्यादा अटकलें हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव ड्यू है, चुनाव होने चाहिए, एक चुनी हुई सरकार सामने आनी चाहिए। वो तो पॉइंट्स हैं ही जो केंद्र सरकार की तरफ से गाहे बेगाहे और हम समय समय पर कहे गए कि ये इन तीन चीजों पर केंद्र सरकार जो है वो वचनबद्ध है। लेकिन जहां तक अनुच्छेद 370 इसी सरकार ने अगस्त 2019 में जो है खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 2 यूनियन टेरिटरीज में बंटवारा किया, उसको लेकर गुप्तकार अलायंस का साफ कहना है कि भले ही केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया हो, लेकिन उनकी मांग रहेगी कि जो अगस्त 4 2019 को स्थिति थी जम्मू कश्मीर की, हम चाहेंगे वही दोबारा बहाल हो। तो जाहिर है कि अब इस हद तक इस बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फिर उस बातचीत से क्या निकलता है, और पार्टियों ने ये साफ कर दिया कि बैठक के बाद भी न सिर्फ वो दिल्ली में अपनी मीटिंग में क्या हुआ वो सामने लाएंगे, बल्कि साथ ही श्रीनगर पहुंचकर भी अपने जो पॉइंट्स उन्होंने इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ उठाए उनका खुलासा कर लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जो है, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी देखा जा रहा है या दिल्ली की राजनीति में रहा है कि कम से कम बर्फ पिघली है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक बातचीत है, उसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। अशरफ, अगर आप ये समझाएं कि डिलिमिटेशन की ज़रूरत जम्मू कश्मीर में क्यों महसूस की जा रही है और कौन महसूस कर रहा है? ये एक बड़ी मांग थी जम्मू के रीजनल पार्टीज की, क्योंकि अगर आबादी का जो रेशो देखें तो जम्मू में जो भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। तो तभी से उनकी मांग थी कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जब ये एक राज्य था तो पूरी राजनीति कश्मीर फोकस थी। तो उनकी तरफ से वो मांग थी कि जो विधानसभा जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी उसके लिए आबादी के रेशो के हिसाब से या तनासुब के हिसाब से सीटें तय हो, जिसमें जम्मू के कई इलाकों में जो कुछ विधानसभा सीटें हैं वहां पर 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा भी जो है विधानसभा में मतदाताओं की तादाद है। जहां तक कि कश्मीर में की बात करें, यहाँ पर कुछ विधानसभा सीटें हैं जहां पर 50,000 या उससे कम भी मतदाताओं की तादाद किसी विधानसभा क्षेत्र की है। तो उस डिलिमिटेशन पर इन राजनीतिक दलों को कोई बड़ा ऐतराज नहीं है, क्योंकि अगर हम पीडीपी देखें या नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें, यहाँ कश्मीर के साथ साथ इनकी सियासत जम्मू में भी चल रही है और लद्दाख में भी चल रही है। तो जो डिलिमिटेशन को लेकर है उसमें जब अनुच्छेद 370 नहीं हटा था तब ऐसा जम्मू के लोगों को महसूस हो रहा था कि हमेशा जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो कश्मीर से ही बनता है और वर्चस्व जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में है लद्दाख को मिलाकर वो कश्मीर के नेताओं का ही है। वो अभी तक कम नहीं हो पाया है, भले ही क्योंकि वो तो सरकार के हाथ में है, उसके लिए पिछले 1.5 साल से काम चल रहा है, वो एक प्रोसेस है। तो लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बैठक को देखें तो वो उससे ऊपर है। तो अभी तक जो सूत्रों से बात हो रही है, एक बात को लेकर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय जो है मुतमईन हुआ है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। चुनाव सबसे बड़ा जो है प्रमुख जो है मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले। ये थे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी। और अब बात ईरान की, जिसकी कमान अब एक नए आदमी के हाथों में होगी। ईरान को हम कई वजहों से जानते हैं, कई बिंब हैं उस देश के हमारे लिए। एक तो ये कि ये वो देश है जो अमेरिका को चुनौती देता रहता है, ये वो भी देश है जो शिया बहुल है और वेस्ट एशिया में दबदबे के लिए जिसकी सुन्नी बहुल सऊदी अरब से स्पर्धा और टकराव रहता है, ये वो भी देश है जिसके भारत से अच्छे संबंध रहे हैं। और ईरान वो भी देश है जहाँ के सर्वोच्च नेता एक धार्मिक नेता हैं, अयातुल्लाह अली खमेनेई। ईरान में हर 4 साल पर चुनाव होते हैं और इस बार
8 साल से सत्ता में रहे हसन रूहानी की कुर्सी छिन गई और उन्हें हराया इब्राहिम रईसी ने। रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका ने प्रतिबंधित किया हुआ है क्योंकि उन पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप हैं। तो ईरान के अगले राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बारे में मैंने बात की मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ और जेएनयू में प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा से, और उनसे पूछा कि इब्राहिम रईसी कौन हैं, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और किन संदर्भों में अमेरिका का और पश्चिम का मीडिया उन्हें हार्ड लाइनर यानी कट्टरपंथी कहता है। देखिए, ये रेवोल्यूशन कंसोलिडेट करने में इनका काफी बड़ा रोल है और जो अपोनेंट्स इस्लामिक रेवोल्यूशन के या रजीम के रहे हैं, चुन चुन के इन्होंने जुडिशरी के थ्रू उनको मौत के घाट उतारा है और प्रिजन सेंटेंस भी दिए हैं। जो भी अपोनेंट्स थे, चाहे वो स्टूडेंट मूवमेंट में हो या टीचर्स में हो या लॉयर्स में या इंडस्ट्रियलिस्ट में, और जिनको इन्होंने इजरायली स्पाइस बोल के फॉरेनर्स जो ईरानियन हैं डिसेंट के और बाहर के लोग जो हैं, उनको सब चुन चुन के इन्होंने काफी लोगों को एलिमिनेट किया है जुडिशरी के माध्यम से। ये कंजर्वेटिव ग्रुप या प्रिंसिपलिस्ट फैक्शन जिनको बोलते हैं हार्डलाइनर, वो ग्रुप में लीडर काफी सालों से माने जाते हैं। और इब्राहिम रईसी जो है, ये चुन के आयतुल्ला खामेनी ने उनको चीफ जस्टिस ईरान के सुप्रीम कोर्ट के बनाए और ये काफी क्लोज ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ भी इनका राब्ता है। और जो कंजर्वेटिव फैक्शन है, हार्डलाइन फैक्शन है, जो मजलिस में अब डोमिनेंट है, उनके भी काफी हिमायती हैं, सपोर्टर्स हैं और पूरे ईरान में इनका असर और रसूख काफी है। ये मजलिस में भी इनकी काफी सपोर्टर्स हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए खामेनी ने सोचा कि जब इलेक्शंस होंगे तो दूसरे मॉडरेट्स हसन रूहानी के फैक्शन को किसी भी तरह इलेक्शन में उनको जीतना नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि जो मामला कासिम सुलेमानी को मारने के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ इनका जो तनाव था, तो इसको टैकल करने के लिए ये काफी हार्डलाइन पोजीशन लिए थे। तो वही खामेनी भी चाहते थे। प्रोफेसर साहब, ईरान और अमेरिका के बीच की तकरार का एक असर समूची दुनिया पर भी रहता है और ट्रंप जब विदा हुए और जो बाइडेन आए तो एक उम्मीद सी बंधी थी, लेकिन जिस तरह से इब्राहिम रईसी ने आते ही कह दिया है कि वो जो बाइडेन से नहीं मिलेंगे, तो चीज़ें सुलझती हुई सी नज़र नहीं आ रही हैं। तो ईरान का वे अहेड आप यहाँ से क्या देखते हैं फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर? इब्राहिम रईसी की अगुवाई वाला ईरान, उसका अप्रोच अब क्या होगा? देखिए, इनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा अफगानिस्तान, क्योंकि अमेरिका की फौज वहां से बहुत जल्द निकलने वाली है। नाटो की भी फौज, पीस कीपिंग फोर्स, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां से भी हटने वाली है। और इनका तालिबान से इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, क्योंकि तालिबान ने कई शिया लोगों को भी हत्या किया था और हजारा जो शिया हैं उनके भी काफी दबाव डाला था, क्योंकि ये तालिबान सुन्नी कट्टरपंथ हैं जो पाकिस्तान सपोर्ट करता आ रहा है। तो वो काफी चिंतित हैं और नॉर्दर्न अलायंस को भी लेके वो कुछ अलग से नीति लेना चाहते थे। तो अब चूंकि वाज़ेह हो गया है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज हट रही है और वो काफी परेशान है कि तालिबान आके दोबारा शिया लोगों के साथ और क्रॉस बॉर्डर, क्योंकि तकरीबन 10-15 लाख अफगान रेफ्यूजीज ईरान में हैं, मशहद में और ईस्टर्न निशापुर एरिया में। तो काफी ड्रग स्मगलिंग होती है, हेरोइन का मामला, काफी ड्रग्स का सीरियस हो गया है ईरान में। तो अफगानिस्तान का मसला काफी गंभीर है, उनको इमीडिएट चैलेंज होगा। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है काफी चिंताजनक है उनके लिहाज से, और जो सैंक्शंस अमेरिका ने थोपा था काफी असर हुआ है। तो डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके और जो बिगड़ती हालत को लेके। इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करना दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा अमेरिका की तरफ है
जो बात वियना में चल रही है, और रईसी ने साफ कहा है कि हालांकि वो मैं सपोर्ट करता हूं JCPOA में और ज्वाइन करने का, और एडिशनल प्रोटोकॉल्स को भी लेके हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि अमेरिका पूरे के पूरे सैंक्शंस हटाएं। तो ये 100% गारंटी चाहते हैं कि अमेरिका पूरे सैंक्शंस लेके नॉर्मलाइज रिलेशंस करेगा, और इसीलिए ये अपना रवैया या अपना पोजीशन हार्ड लाइन की तरह अप्रोच कर रहे हैं, और ये जान के कर रहे हैं कि अमेरिका को ईरान की जरूरत है ज्यादा, और अगर अमेरिका लचकदार या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बताता है तो रूस और चीन के साथ मिलकर ये आगे बढ़ेंगे, चाहे एनर्जी हो या सिक्योरिटी हो या रीजनल स्टेबिलिटी हो। जी, और ईरान में ये जो बदलाव हुआ है, एक भारत और ईरान के संबंधों के लिहाज से अगर देखें तो आपको लगता है कि इसमें भी कोई फ़र्क आएगा, या कमोबेश जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही रहेगी? क्या चाबहार वाली दोस्ती की तरफ लौटने की उम्मीद करें? देखिए, जहां तक भारत और ईरान के रिलेशंस हैं, इसमें काफी स्ट्रेन हुआ है, सदमहरी हुई है और अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमने अमेरिका के दबाव में आके ईरान के साथ पूरा ऑयल ट्रेड खत्म कर दिया, और जो दूसरा ट्रेड थे वो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स की वजह से, बैंकिंग फैसिलिटी की वजह से वो भी 90% हमने खत्म कर दिया। तो इसका असर जो गैस फरजात का था वो भी खत्म हो गया है, और जो चाबहार से अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जो रेल ट्रैक बनना था उससे भी अलग कर दिए, जो कि ईरान खुद अपने रिसोर्सेस से बना रहा है। तो ईरान काफी नाराज है हिंदुस्तान की, अमेरिका के दबाव में आके भारत जो कि वो दोस्त मानते थे, तो वो दुश्मन के हाथों से मिलके हमें अलग थलग कर रहा है और हम पे दबाव डाल रहा है। और ये रईसी चूंकि ये मान के चल रहे हैं कि ईरान ताकतवर है मिलिट्रीली, और चाइना के साथ, रूस के साथ, तुर्की के साथ मिलके जो ट्रेड हो रहा है उनका, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये अपने पोजीशन से, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत से वो करेंगे। अगर JCPOA में अमेरिका शामिल नहीं होता है और ये नेगोशिएशंस, बातचीत वियना में जो चल रही है, और इसको काफी देर तक चलेंगे सैंक्शंस को लेके, उठाने को लेके, तो भारत और ईरान के रिलेशंस भी जल्दी इंप्रूव होने की कोई खास रुझान या आइडिया नहीं मिल रहा है। ये थे प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा। और अगली खबर उन लोगों के काम की जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अक्सर कोई ना कोई फ्लैश सेल्स चलती रहती हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट पर मिल जाती हैं और बहुत लोगों को इनका बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। पर इस तरह की शिकायतें भी अक्सर मिलती रहती हैं कि इनकी वजह से छोटे कारोबारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बदलाव की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार का मकसद डिस्काउंट ऑफर्स और फ्लैश सेल्स पर रोक लगाना नहीं है, जैसा कि पहले समझा जा रहा था। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से 22 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर सफाई दी गई, जिसमें ये कहा गया कि फ्लैश सेल की आड़ में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और फर्जी कंपनियों पर रोक लगाना इस बदलाव का मकसद है। और सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि बैक टू बैक फ्लैश सेल पर रोक होगी, मतलब लगातार एक के बाद एक फ्लैश सेल नहीं लगाई जा सकती, या जो सेल जो सबको एक समान अवसर उपलब्ध कराने से रोकती है, ऐसी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मंत्रालय ने नए IT कानूनों की तर्ज पर यहाँ भी हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे के कोऑर्डिनेशन के लिए ग्रीवांस ऑफिसर और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को नियुक्त करने का प्लान बनाया है। हालांकि इन प्रावधानों पर लोगों से भी सुझाव और संशोधन मांगे गए हैं। 6 जुलाई तक अगर आप भी चाहें तो js-ca@nic.in पर ईमेल करके अपने सुझाव और मौजूदा प्रावधानों पर कमेंट सरकार को दे सकते हैं। सरकार ने सभी से मांगे हैं। तो ई-कॉमर्स पोर्टल की बिजनेस एक्टिविटीज़ को साफ सुथरा बनाना, ये इन बदलावों का, इन संशोधनों का मकसद है। पर इनकी ज़रूरत क्यों थी, ये हमने पूछा साइबर एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता से। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत बड़े बदलाव
किए गए थे 2019 में, और उसके तहत पिछले साल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रूल्स बनाए गए, जिससे कि इन ई कॉमर्स कंपनियों की अनेक प्रकार की जवाबदेही बनाई गई। उन नियमों का इन कंपनियों ने लगातार पालन नहीं किया, उल्लंघन किया। इसलिए इन कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए, कड़ाई करने के लिए सरकार ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कमेंट और कंसल्टेशन के बाद बदलाव होंगे। इन नियमों को क्यों लाना पड़ा, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि भारत में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बहुत बेचैनी थी, उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थी। दूसरा कारण यह है कि आईटी रूल्स में अनेक प्रकार के अभी बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों को इन नए ड्राफ्ट नियमों में शामिल किया गया है। और तीसरा बड़ा कारण यह है कि जो चाइनीज स्पेशली कंपनीज हैं, वहाँ पर जो एफडीआई रिलेटेड मसले हैं, उस पे डीपीआईटी में जो चर्चाएं चल रही हैं, उनको भी इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। इस लिहाज से यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन नियमों को लागू करने की क्या व्यवस्था बनेगी, और दूसरा, नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माने की क्या व्यवस्था है, जिसका अभाव दिखता है। विराग जी, 6 जुलाई तक लोगों से भी सरकार ने सुझाव मांगे हैं। मौजूदा प्रावधानों के लिहाज से अगर आपसे मैं पूछूं, आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेंगे जिससे सभी का हित सुरक्षित रहे? देखिए, इन नियमों के ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए तो 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात महत्वपूर्ण ये है कि जो भारत के जो कंट्री ऑफ ओरिजिन वाले सामान हैं, जो भारत का मेड इन इंडिया सामान है और विदेशों से भी जो उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ का है, उसकी क्लैरिटी होना जरूरी है, जिससे कि भारत के उत्पादों को बढ़ावा मिले। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनका डेटा सुरक्षित रहे और उनकी सहमति के बगैर डेटा की बिक्री या नीलामी नहीं हो। तीसरी बड़ी बात यह है कि एफडीआई नियमों के उल्लंघन करके अलीबाबा जैसी कंपनियां सीधे अपना माल बेचे नहीं। चौथी बड़ी बात यह है कि शिकायत होने पर ये कंपनियां उसका निराकरण करें। और 5वीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत में जो बाजार है, भारत की जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है और भारत का जो कन्वेंशनल बाजार है, उसको क्षति नहीं पहुंचे। और इन सभी को मिला करके एक जो बड़ा मुद्दा ये है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, भारत के नियमों कानून के तहत कारोबार करें और भारत के नियमों के पालन करने के साथ भारत में सही तरीके की सारे टैक्सों के नियमों का भी पालन करें, कंपनीज एक्ट का भी पालन करें। और इन नियमों को लागू करने के साथ 3 और जगहों पर बदलाव करने पड़ेंगे। वो पहला बदलाव करना पड़ेगा एफडीआई के नियमों में, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हैं और जिनका कि पालन नहीं हो रहा है। और दूसरा, आईटी एक्ट में भी ई कॉमर्स रिलेटेड बदलाव करने पड़ेंगे। और तीसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अभी पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, उसमें बेसिकली मिसलीडिंग विज्ञापन पर 2 साल की सजा और जो जुर्माने की व्यवस्था है, उसमें और स्पष्टता करनी चाहिए, जिससे कि इन कंपनियों को, ताकतवर कंपनियों के खिलाफ जब सख्त जुर्माना लगेगा, तभी ये भारत के कानून के सही अनुपालन की व्यवस्था बनाएंगी। एक बात और बताइए कि ई कॉमर्स को लेकर के नियम कायदे तो पहले से ही हैं, लेकिन फिर भी कंपनियां ये मनमर्जी कैसे कर पाती हैं? मतलब सरकार की ओर से इसका अनुपालन कराने में कहाँ चूक हो जाती है? कि जब डिजिटल के कोई भी प्लेटफॉर्म्स के नियमन की बात हो, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, या जो और भी ओला, उबर, नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स हैं, इनका नियमन हो, इनमें एक सरकार के अनेक विभागों में समन्वय की कमी है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो मामले हैं वो भारत के सरकार के कई विभागों से संबंधित हैं। उसमें लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, ट्राई, एफडीआई से संबंधित जो विभाग हैं, और इन सारे विभागों के अलग अलग नियम आ जाते हैं, लेकिन भारत में कोई समन्वित रेगुलेटर नहीं है। तो नियम बनने के बावजूद ये कंपनियां अपनी मनमर्जी करती रहती हैं और छोटे छोटे नियमों पर ये कंपनियां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा करके लंबी उसमें कानूनी बहस चालू कर देती हैं। और भारत के नियमों का पालन और यूजर्स की समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। इन कंपनियों का कारोबार कई गुना बढ़ गया, लेकिन नियमों के परिपालन की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है, न ही कोई पारदर्शिता आई है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के साथ देश के कानूनी व्यवस्था को बहुत भारी क्षति पहुंच रही है। ये थे साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता। आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही।
कल सुबह अमन गुप्ता आज का दिन लेकर के आएंगे। पर हेलो डॉक्टर, जो कि हमारा हेल्थ का पॉडकास्ट है, उसका नया एपिसोड आज रिलीज़ हुआ है और मेरी सिफारिश पर वो वाला एपिसोड आप ज़रूर सुनिए। अपने दांतों को ब्रश करने का सही तरीका क्या है, इस पर हमने डॉक्टर से बात की है। कैसे अपना पेस्ट चुनें, कोई आदमी अगर महीनों तक ब्रश नहीं करेगा तो उसके साथ क्या होगा। मज़ेदार सी बातचीत है और ज्ञान भी बढ़ेगा और काम आने वाली बातें हैं। तो आज तक रेडियो पर ही आपको हेलो डॉक्टर का ये नया एपिसोड दिख जाएगा, उसको सुनिए और हमें बताइए अपना फीडबैक radio@aajtak.com पर। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। नमस्कार।